आज के इस वीडियो में हम संरक्षण प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्र व्यापार नीति या जिसे मुक्त व्यापार नीति भी कहा जाता है उसके बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक संरक्षण के बारे में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संरक्षण की नीति क्या होती है। ठीक है, संरक्षण की नीति में क्या होता है कि जब कोई देश क्या करता है, अपने देश में जो उद्योग हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, घरेलू उद्योग, तो जब घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिताओं से बचाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, चाहे वो प्रशुल्क के माध्यम से हो, चाहे वो आयातों पर नियंत्रण के माध्यम से हो, ठीक है, चाहे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, तो ऐसी नीति को हम क्या कहते हैं, संरक्षण की नीति कहते हैं। ठीक है, संरक्षण की नीति में क्या होता है, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिताओं से बचाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जब आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बहुत ही कम होती हैं, ठीक है, और ऐसी स्थिति में अपने देश में उत्पादित वस्तुओं की कीमतें अगर ऊंची होती हैं तो घरेलू उद्योगों को उन विदेशी वस्तुओं की प्रतियोगिताओं से बचाने के लिए सरकार के द्वारा संरक्षण की नीति को अपनाया जाता है। तो संरक्षण की नीति क्या होती है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब संरक्षण करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, उसके कौन कौन से रूप होते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो होता है प्रशुल्क। ठीक है, प्रशुल्क जो होता है संरक्षण नीति का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, सबसे महत्वपूर्ण रूप है। ठीक है, अधिकांशतया इसी का प्रयोग किया जाता है। तो प्रशुल्क क्या होता है, जब विदेशों से वस्तुओं का आयात किया जाता है तो उन आयात की जाने वाली वस्तुओं पर जो राशि टैक्स के रूप में लगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रशुल्क कहते हैं। ठीक है, और प्रशुल्क के द्वारा संरक्षण कैसे किया जाता है, तो जिन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है उन आयात की जाने वाली वस्तुओं पर इतना प्रशुल्क लगा दिया जाए ताकि उन वस्तुओं की कीमत अपने देश में उत्पादित वस्तुओं की कीमतों से बढ़ जाए। जैसे अगर हम कहें कि कोई एक्स वस्तु है, अगर उसका भारत में उत्पादन होता है तो उसकी कीमत कितनी है, लागत कितनी है, माना कि 10 रुपये, और अगर वो दूसरे देश माना कि अमेरिका में उत्पादित होती है, ठीक है, और वहाँ से अपने यहाँ पहुँचाई जाती है, उसकी कीमत कितनी है, 8 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग जो कितने में उत्पादित कर रहे हैं, 10 रुपये में, तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, इस पर अंतर कितना है दोनों में, 2 का। तो जब 2 रुपये से अधिक प्रशुल्क लगा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इस नीति को हम क्या कहते हैं, संरक्षण की नीति कहेंगे। ठीक है, 2 रुपये या इससे अधिक प्रशुल्क लगाने से क्या होगा, अब इसकी जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 10 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, विदेशी जो उद्योग हैं उससे भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक तरह से उत्पादन व्यवस्था में बने रहेंगे। ठीक है, उनकी जड़ें एक तरह से क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है, इसलिए ये प्रयास किया जाता है। दूसरा हो सकता है आयात अभियान। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयात की जाने वाली जो मात्रा है उसकी मात्रा को निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है, आयात की जाने वाली वस्तु की मात्रा को जब निश्चित कर दिया जाता है तो इसका भी प्रयोग संरक्षण के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य गैर प्रशुल्क प्रतिबंध, ठीक है, जिसमें से हमने देखा था एक तो आयात अभियान से, ठीक है, या फिर जो घरेलू उद्योग हैं उनको आर्थिक सहायता सब्सिडी उपलब्ध कराई जा सकती हैं, या उसके अलावा अन्य उपाय जैसे आयात जो किए जाते हैं। ठीक है, तो आयात कौन करेगा, केवल आयात करने के लिए जिनके पास में सरकार ने लाइसेंस दे रखे हैं। ठीक है, लाइसेंस शुदा आयातक जो हैं वही वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। जो आयात निर्यात किया जा रहा है वो राजकीय व्यापार सरकार के द्वारा किया जाए, विनिमय नियंत्रण की रीतियाँ अपनाई जा सकती हैं, या फिर आयात पर प्रतिबंध करने की नीतियाँ, ये सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं संरक्षण के लिए। अब हम देखते हैं संरक्षण के पक्ष में किस प्रकार के कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं कि संरक्षण की जो नीति है वो अच्छी है। ठीक है, प्रारंभ में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अमेरिका और जो जर्मनी है उन्होंने अपने देश में उद्योगों को बचाने के लिए संरक्षण की नीति का
प्रयास किया था, अपनाया था, ठीक है। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं तो आज ऐसा कोई देश नहीं है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपना रहा है, ठीक है। प्रत्येक देश क्या करता है, किसी न किसी रूप में संरक्षण की जो नीति है वो अपनाता है। तो अब संरक्षण के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं, तो उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हमारा है आर्थिक तर्क, दूसरा होता है गैर आर्थिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक तर्क कौन कौन से होते हैं। तो आर्थिक तर्क में सबसे पहला हमारा है व्यापार की शर्तों का तर्क। अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि कोई देश प्रशुल्क नीति का प्रयोग करके व्यापार की जो शर्तें हैं उसको अनुकूल बना सकता है। अपना देश का जो भुगतान संतुलन है अगर असंतुलन की स्थिति में है तो असंतुलन को दूर करने के लिए व्यापार की शर्तों का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जब कोई देश प्रशुल्क लगाता है तो प्रशुल्क लगाने से क्या होता है, आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो क्या कर सकता है, अपने देश के जो उद्योग हैं उनको वो बढ़ावा दे सकता है। दूसरा जो हमारा तर्क है सौदेबाजी का तर्क है, ठीक है। जब दूसरे देश के साथ में व्यापार किया जाता है तो उसके लिए क्या होता है, सौदा करना आवश्यक होता है, ठीक है, जिसके लिए प्रशुल्क लगाए जाते हैं। तो प्रशुल्क एक तरह से क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो किया जा रहा है, जो लेन देन किया जा रहा है, वो दूसरे देश के द्वारा अगर प्रशुल्क नीति को अपनाया जाता है तो उन प्रशुल्क दरों को कम करने के लिए एक हथियार के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक देश को ये भय रहता है कि अगर वो अपने द्वारा जो आयात किया जा रहा है अगर वो उस पर प्रशुल्क बढ़ा देगा तो दूसरा देश भी क्या करेगा, प्रशुल्क को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये सारा भय रहता है एक तरह से। तीसरा हमारा है राशिपातन विरोधी तर्क, ठीक है। राशिपातन क्या होता है कि जब कोई देश क्या करता है, किसी वस्तु को बहुत ही कम कीमत पर विदेशी बाजार में बेचता है तो उसको हम क्या कहते हैं, राशिपातन कहते हैं, ठीक है। और राशिपातन से क्या होता है कि दूसरे देश की जो वस्तुएं हैं वो किसी देश में अधिक मात्रा में आ जाती है, बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध करा देता है। तो ऐसी स्थिति में जो घरेलू उद्योग हैं वो एक तरह से क्या होंगे, तबाह हो सकते हैं, ठीक है, वो नष्ट हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करते हैं, संरक्षण का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। तो राशिपातन जो है वो एक तरह से क्या करता है, संरक्षण की नीति अपनाने से राशिपातन से जो लाभ होने की संभावना होती है वो समाप्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा है उद्योगों में विविधीकरण का तर्क, ठीक है। जो अर्थशास्त्री इस तर्क के समर्थक हैं तो वो क्या कहते हैं कि किसी देश में विभिन्न प्रकार के उद्योग होने चाहिए, ठीक है। कृषि उद्योग, व्यापारिक, इन सभी से क्या होता है, देश का संतुलित विकास होता है। और अगर कोई देश क्या करता है, किसी विशेष वस्तु के उद्योग में अगर विशिष्टीकरण प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी विदेशों पर जो निर्भरता है वो बढ़ जाती है। और जब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति आ जाती है या कोई राजनीतिक जैसे युद्ध की स्थिति आ गई है तो ऐसी स्थिति में उस देश पर एक तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये बताता है कि किसी देश में विभिन्न प्रकार के जो हैं उद्योग होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है शिशु उद्योग तर्क, ठीक है। जो उद्योग बहुत एक तरह से छोटे छोटे उद्योग होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, शिशु उद्योग तर्क कहते हैं, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट जैसे हैं। तो देखो शिशु उद्योग तर्क एक तरह से क्या होता है, संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तर्क है, सबसे ज्यादा जो सशक्त तर्क हम कह सकते हैं वो कौन सा है, शिशु उद्योग तर्क, ठीक है। ये तर्क क्या बताता है कि जब प्रारंभिक विकास की अवस्था होती है, ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, नए नए उद्योग लगाए जाते हैं और वो ज़्यादा इतने परिपक्व अगर नहीं होते हैं तो इस स्थिति में वो विदेशी प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए, ठीक है, जिससे वो क्या होंगे, एक तरह से मजबूत होंगे, विदेशी प्रतियोगिता से वो
प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे, ठीक है। और शिशु उद्योग जो तर्क हैं वो एक तरह से उन देशों से संबंधित है जहाँ जिनके पास में क्या होते हैं, विकास की पर्याप्त संभावना होती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको अस्थायी रूप से विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपना विकास कर सकें। नेक्स्ट हमारा है रोजगार वृद्धि तर्क। संरक्षण से क्या होता है, किसी देश में उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और उससे रोजगार क्या होता है, बढ़ता है। विदेश से जब सस्ती वस्तुओं का आयात किया जाता है तो उससे उस देश में उत्पादन घटता है, बेरोजगारी बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा है सस्ते श्रम का तर्क। एक तर्क क्या दिया जाता है कि एक देश में अगर अधिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वे वस्तुएं दूसरे देश में जो कम मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिक हैं, ठीक है, उनके मुकाबले वो बाजार में नहीं ठहर पाएगी। मतलब जो श्रमिक ज़्यादा कीमत अर्जित करते हैं, ठीक है, उनको जिनको ज़्यादा आय अर्जित होती है उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत अधिक होगी। और जो इस देश में जो श्रम है अगर सस्ता होता है तो वहाँ पे उत्पादित वस्तु की कीमत क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो वो कम कीमत वाली वस्तुएं अधिक के सामने टिक जाएगी या अधिक कीमत वाली जो वस्तुएं वो सस्ते के सामने नहीं टिक पाएगी। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब जो संरक्षण प्रदान किया जाता है तो वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी अच्छा समझा जाता है, महत्वपूर्ण समझा जाता है। कि जैसा कि अगर हम कहें कि कृषि की दृष्टि से बहुत सारे जो उसके ऊपर जो उद्योग धंधे निर्भर होते हैं, तो जब सामाजिक दृष्टि से उन उद्योगों का विकास होता है, ठीक है, जो एक देश के व्यापार के प्रमुख अंग होते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुद्रा को देश में रखने का तर्क। ठीक है, जब संरक्षण प्रदान किया जाता है तो संरक्षण से अपने देश के जो उद्योग हैं उनका विकास होता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश की मुद्रा देश में ही रहती है। नेक्स्ट है घरेलू बाजार का विस्तार का तर्क। ठीक है, जब अपने देश में जो उद्योग धंधे हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में अपने देश के जो उद्योग हैं, ठीक है, जो घरेलू उत्पादन है उनका जो बाजार है वो एक तरह से क्या होगा, विस्तार हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्पादन की लागतों से ये प्रयास करना चाहिए कि अपने देश में उत्पादित वस्तुओं की कीमतें अगर ज़्यादा हैं, ऊंची हैं, तो ऐसी स्थिति में विदेशों से जो आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं उन पर भी प्रशुल्क लगा दिया जाए। ठीक है, ताकि दोनों देशों में वस्तुओं की उत्पादन लागत क्या हो जाए, समान हो जाए। नेक्स्ट हमारा है सूर्यास्त उद्योग तर्क। ठीक है, ये तर्क क्या बताता है कि जो कुछ यूरोप के देश हैं तो वहाँ पर क्या हुआ, संरक्षण की नीति को नहीं अपनाने से बहुत सारे जो उद्योग हैं वो एक तरह से क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनको संरक्षण की नीति का अपनाया जाए तो इस स्थिति में वापस क्या होगा, इन उद्योगों का पुनः स्थापना होने लगेगी। ठीक है, संरक्षण की नीति से वापस वो एक तरह से प्रतियोगिता के काबिल बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कूट व्यापार नीति। ठीक है, इसका जो संबंध है वो एक तरह से उन विकसित देशों से संबंधित हैं जहां पर नई नई टेक्नोलॉजी जो हैं उनका विकास होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनको विदेशी प्रतियोगिताओं के संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या तर्क दिया जाता है कि जो सूचना टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, जो संचार के साधन हो सकते हैं, कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये सारे एक तरह से क्या होते हैं, पूंजी प्रदान और उच्च जोखिम वाले उद्योग धंधे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इनको भी एक तरह से क्या है, संरक्षण की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से अल्प विकसित देशों में शिशु उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है तो उसी तरीके से जो विकसित देश है, ठीक है, तो वहाँ पर जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं उनको भी एक तरह से संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय संसाधनों की रक्षा का तर्क। ठीक है, जो देश खनिज और कच्चे माल का निर्यात करते हैं तो उनके सामने हमेशा भय रहता है कि ये जो कच्चे माल के स्रोत हैं, खनिज हैं, ठीक है, वो एक तरह से क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में
ठीक है। इनमें भविष्य में किस प्रकार से उत्पादन क्रियाओं से ये आय प्राप्त करेंगे, तो भविष्य में भी ये अपने पास में बचा के रखें, ठीक है। तो इसके लिए भी जो निर्यात पर शुल्क लगाया जा रहा है, प्रशुल्क, ठीक है, उनकी मात्रा में वृद्धि करके इनको भी संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है भुगतान शेष तर्क, ठीक है। भुगतान शेष में अगर असंतुलन की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में संरक्षण का प्रयोग करके इस भुगतान संतुलन का जो घाटा है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है राजस्व तर्क। बिल्कुल सिंपल सा है कि जब संरक्षण की नीति में प्रशुल्कों का प्रयोग किया जाएगा तो प्रशुल्कों से क्या होता है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। और नेक्स्ट हमारा है साधन आय पुनर्वितरण। साधन आय पुनर्वितरण का संबंध अल्प विकसित देशों से होता है, ठीक है। इसका संबंध क्या है, एक तरह से कि आय का पुनर्वितरण करना, ठीक है। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहां पर दो क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है श्रम गहन, ठीक है, जिसमें एक तरह से आय क्या होती है, कम होती है। और ऊंची आय वाला दूसरा क्षेत्र कौन सा होता है, पूंजी गहन क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि जो पूंजी गहन क्षेत्र है वो मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों में आयातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इन आयातों पर अगर प्रशुल्क लगाया जाएगा तो जो श्रम गहन क्षेत्र है वहां पर उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और उस क्षेत्रों की जो वास्तविक आय है वो बढ़ेगी। फिर उसके अलावा जैसे गैर आर्थिक तर्क है, ठीक है, जैसे सुरक्षा का तर्क दिया जाता है। कोई किसी देश के सामने जैसे कभी युद्ध की परिस्थिति आ जाती है, ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें संरक्षण की नीति को अपनाना चाहिए कि कृषि और उद्योग उत्पादन करने के लिए जरूरत जो होती है उनकी, अगर वो विदेशों पर निर्भर हैं और जब युद्ध की स्थिति आ जाती है तो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए ये तर्क दिया जाता है। नेक्स्ट है देशभक्ति या राष्ट्रीयता का तर्क, ठीक है। ये भी इसी से संबंधित है कि लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की पैदा करने के लिए विदेशी जो वस्तुएं हैं उन पर ऊंचा आयात शुल्क लगाकर उन पर रोक लगानी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होता है जो स्वदेशी आंदोलन है, ठीक है, उसको एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है। फिर है आत्मनिर्भरता का तर्क, ठीक है। अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि जब संरक्षण की नीति अपनाई जाती है तो ऐसी स्थिति में कोई देश जो है उनकी विदेशों पर जो निर्भरता है वो एक तरह से कम हो जाती है। लास्ट हमारा जो टॉपिक वो है अल्प विकसित देश जो होते हैं वहां पर संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। जो कम विकसित देश हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, तो वहां पर संरक्षण की नीति जो है वो क्यों आवश्यक होती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो इसमें पॉइंट हुआ है पूंजी निर्माण, ठीक है। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहां पर लोगों की आय कम होती है, इस स्थिति में पूंजी निर्माण की जो दर होती है एक तरह से क्या होती है, कम होती है। और पूंजी निर्माण की दर कम होती है तो ऐसी स्थिति में अगर विदेशों से कोई आयात किए जाते हैं तो उन पर प्रशुल्क लगाकर आयात की जो मात्रा है उनको रोक दिया जाता है, ठीक है, जिससे घरेलू पूंजी का जो हस्तांतरण है वो विदेशियों की ओर नहीं हो पाए, ठीक है। मतलब आयात एक तरह से क्या हो, कम से कम हो। दूसरा है विदेशी निवेश, ठीक है। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहां पर जो विकसित देश है वो एक तरह से क्या करना चाहते हैं, अपना पूंजी निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। तो संरक्षण की नीति से क्या होता है, विदेशी पूंजी जो होती है उसका देश में अतिरिक्त प्रभाव होता है, ठीक है। जिस देश की वस्तुओं पर प्रशुल्क लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति मतलब निर्मित वस्तुओं पर प्रशुल्क लगाया जाता है तो जो कच्चा माल है या जो आवश्यक कल पुर्जे होते हैं, ठीक है, उनको देश में आने की एक तरह से क्या होती है